चलिए, तो लास्ट क्लास में हमारा क्या हुआ था? हमने नीति निर्देशक तत्व देख लिए थे, उसके बाद मूल कर्तव्य देख लिए थे, आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक हम लोग सारे देख चुके थे। इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संविधान का भाग 5, जो कि मेनली आपका आता है अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक, क्योंकि 79 वाला जो अनुच्छेद है आपका वो हो जाता है संसद के गठन, संसद का गठन, और 79 के बाद 80 आपका राज्यसभा हो जाता है और 81 हो जाता है आपका लोकसभा से रिलेटेड। इसके बाद भी आपको बहुत सारे अनुच्छेदों का बीच में जिक्र होगा, जैसे 111 का भी जिक्र होगा, 240 का जिक्र होगा, 117 का जिक्र होगा। तो ये ना इतना विस्तृत टॉपिक है आपका कि बहुत सारे अनुच्छेद आपके इसमें आ जाएंगे आज। और एक नया चीज करने जा रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर पीछे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए जिससे कि टाइम कम लगता है, हम नोट भी कर पाए। तो हमने इसको नया एनरोल किया है कि पीडीएफ के साथ अभी एक पीछे बैकग्राउंड में आपके पीडीएफ भी रहेगी और जो भी नई चीज बतानी होगी हम आपको बताते जाएंगे। तो आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा कैसा लगा, है ना। शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा शुरू होता है भारतीय संविधान के भाग 5 से। जैसे मैंने बोला, संघ की कार्यपालिका के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 52 से 78 तक। तो अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? अनुच्छेद 52 आपका बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और यहां पे बिल की जगह इन्होंने क्या शैल का प्रयोग किया है। इसका मतलब वो हमेशा अपने पद पे रहेगा। पद पे रहेगा का मतलब कि जब राष्ट्रपति, वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा टाइम पे हो जाएगा, एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, जिससे कि दूसरा राष्ट्रपति अपनी शपथ ले सके और पद पे आ जाए। दूसरी चीज, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, किसी वजह से मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिया, तो उसकी जगह कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति रहेगा। उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। अगर दूसरी चीज कि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है किसी वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो आपका राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। और अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति हमेशा अपने पद पर रहेगा, अनुच्छेद 52 ये बोलता है। अब राष्ट्रपति का पद क्यों लाया गया? तो राष्ट्रपति का पद इसलिए लाया गया कि दलगति राजनीति, जो अलग अलग पार्टी पॉलिटिक्स है, उससे ऊपर हटके कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो। तो इसलिए होता है कि राष्ट्रपति पहले किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, एक बार पद ग्रहण करने के बाद ये हो जाता है कि राष्ट्रपति सारे देश का एक ही है, वो किसी दलगत राजनीति से ऊपर है। प्रशासन की निरंतरता अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति की जरूरत क्यों है? कि प्रशासन में एक निरंतरता बनी रहे। सरकारें क्या होती हैं? सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच में एक राष्ट्रपति रहेगा, वो क्या है? प्रशासन में निरंतरता बनी रहती है। तो ये राष्ट्रपति की जरूरत हो गई। अब अगला है कि मंत्रिमंडली, जो आपकी मंत्रिमंडली जहां पे भी प्रणाली होती है, मंत्रिमंडली प्रणाली, वहां पे 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रमुख और एक होता है नाम मात्र का प्रमुख। तो इंडिया में क्या है? वास्तविक प्रमुख आपका प्रधानमंत्री है, मेनली शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं, और जो आपके नाम मात्र के प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, जिसको बोलते हैं औपचारिक प्रमुख। तो ये पॉइंट हो गया। अगले उस पे आते हैं। अगला है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? अनुच्छेद 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या मतलब हुआ इसका? कि संघ के जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। राष्ट्रपति उसे चाहे तो जो उसकी स्थायी कार्यपालिका है, जिसको बोलते हैं नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, या और भी नीचे के जो सेवक हैं उनके माध्यम से कार्य कर सकता है, या जो अस्थायी कार्यपालिका किसे बोलते हैं? अस्थायी कार्यपालिका होती है आपकी मंत्रिपरिषद, या तो वो मंत्रिपरिषद के माध्यम से काम करे। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 53। अब आते हैं अनुच्छेद 55 पे। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली का जिक्र किया है। क्या है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा एकल
संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ये तो पद्धति हो गई। इस प्रणाली को क्या बोलते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है? लोग अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर सेकंड देते हैं, फिर थर्ड देते हैं, फिर फोर्थ देते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस जिसकी ज्यादा होती है वो पहले, और लास्ट में जिसको सबसे कम मिलते हैं वो क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। उनके जो वोट होते हैं सेकंड प्रेफरेंस वाले वो आ जाते हैं। इस प्रकार से वोट ट्रांसफर होके ये होता है। ये आपका कहां पे दिया गया है? अनुच्छेद 55 में। और क्या दिया है अनुच्छेद 55 में देख लेते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 55 में आपका दिया है गुप्त मतदान। ये जो मतदान होता है गुप्त मतदान होता है। एक आपका निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में क्या होता है? निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के जो आपके हैं निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा जो है, राज्य विधानसभा के भी क्या निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, उसके भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब लोगों को यह पता होगा कि लोकसभा में क्या होते हैं। लोकसभा में तो आपके मनोनीत सदस्य कुछ लोगों को लगता होगा नहीं होते हैं, होंगे, लेकिन होते हैं। अनुच्छेद 331 जो आपका है वो क्या बोलता था? वो बोलता था कि आपके जो अगर आंग्ल भारतीयों की संख्या कम है तो लोकसभा में राष्ट्रपति क्या 2 व्यक्तियों को जो आंग्ल भारतीय समुदाय से हो उनको नामांकित कर सकते थे। अभी मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको भी इनका आरक्षण हटा दिया। तो अनुच्छेद 331 और 333 आपके राज्य विधानसभाओं के लिए था। तो जो आपकी लोकसभा में राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हों, प्लस जो यूनियन टेरिटरी है 2, कौन कौन सी? दिल्ली और पुदुचेरी। यहाँ पे भी क्या होता है? विधानसभा का निर्वाचन होता है, तो इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए भी इन्होंने विधानसभा का प्रावधान किया है। तो जब वहां पे भी चुनाव होंगे तो उसके भी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। हाँ, वो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग होता है, राष्ट्रपति के महाभियोग में क्या होता है कि संसद के सदस्य भाग लेंगे। जब हटाया जाता है राष्ट्रपति को, जो हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, उसमें क्या होगा कि संसद के सारे सदस्य भाग लेते हैं। उसमें राज्य विधानसभाओं के भाग नहीं लेते हैं, लेकिन संसद के चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो सारे सदस्य भाग लेते हैं। तो ये हो गया। अब कौन शामिल नहीं है? वही जो चीज मैंने बता दी। लोकसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है इसमें, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है, और राज्य विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं है। अगले उस पे आते हैं। राष्ट्रपति का नामांकन, चुनाव के लिए राष्ट्रपति का नामांकन होने जा रहा है। तो राष्ट्रपति के नामांकन के लिए शर्त है, पहले क्या होता था? राष्ट्रपति चुनाव होता था, बहुत सारे लोग फेम के लिए बहुत सारे आवेदन हो जाते थे, कम से कम एक नाम तो हो जाएगा कि राष्ट्रपति चुनाव हमने भी लड़ा है। अब इन्होंने वो कर दिया कि जो निर्वाचक मंडल है, मतलब जिसमें या तो विधायक होंगे या सांसद होंगे, निर्वाचक मंडल में से 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। मतलब 50 या तो विधायक या सांसद आपका प्रस्ताव डालें और उसको अनुमोदन करने वाली 50 हो, तब आप राष्ट्रपति का क्या नामांकन कर सकते हैं। तो ये नामांकन हो गया। अब कैसे वोटिंग को गिना कैसे जाता है? राष्ट्रपति की जो वोटिंग होती है उसको कैसे किसी विधायक के मतों का मूल्य निकाला जाता है, सांसदों के मतों का मूल्य निकाला जाता है, वो देख लीजिए। राष्ट्रपति के विधायकों, पहले राष्ट्रपति चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें विधायक होते हैं, तो विधायकों के मतों का मूल्य, मतों का मूल्य ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है। तो किसी एक राज्य का जैसे निकालना है यूपी का, तो क्या होगा? यूपी की जनसंख्या अपॉन यूपी में विधानसभा के कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, कुल निर्वाचित सांसद इंटू 1000। ये करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा? एक विधायक के मत का मूल्य निकल आएगा। तो एक विधायक के मत का मूल्य निकल आया यूपी के,
के मत का मूल। अब जो टोटल विधायक हैं सबके निकाल लिए यूपी के, उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या होगा, तो यूपी के टोटल विधायकों के मतों का मूल, यूपी के कुल विधायकों के मतों का मूल। हो गया। सेम इसी टाइप से आप सारे राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य निकाल लोगे। उस राज्य की जनसंख्या अपन उस राज्य में टोटल जितने भी विधायक निर्वाचित होते हैं वो इंटू 1000 कर दोगे, तो क्या निकल आएगा, उस राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य और फिर टोटल नंबर ऑफ जितने विधायक हैं सारे विधायकों के मतों का मूल्य। ऐसे करके पूरे राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य जोड़ दोगे। तो अब सांसद के मतों के मूल्य निकालना है, तो एक सांसद के मत का मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा भारत में जितने भी विधायक हैं, भारत में निर्वाचित एमएलएज के मतों का मूल्य अपॉन टोटल सांसद, टोटल एमपीज जो कि निर्वाचित हैं। इस तरीके से एक सांसद के मत का मूल्य निकल आएगा। तो इस प्रकार से होता है। तो देखा होगा आप लोगों ने, हर राज्य के सांसद के मतों का मूल्य भी अलग अलग होता है और हर राज्य के विधायक के मतों का मूल्य भी अलग अलग होता है। जब ये मत देते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट जो मतों का मूल्य होता है वो काउंट होता है, उस हिसाब से विनर की घोषणा होती है। अगले उस पे आते हैं। ये तो हो गया, ये बता दिया मैंने। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के पद की कार्यावधि कितनी होगी। तो वैसे तो नॉर्मली बताया मैंने कि 5 साल होती है, लेकिन 5 साल के पहले भी अगर मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति पद धारण करते हैं, या कुछ और हो गया, उन पे इस्तीफा दे दिया उन्होंने, बीमारी हो गई, किसी वजह से भी पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति पद धारण करेंगे, या फिर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद धारण करेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये एक हायरार्की में चलता है कि अगर 2 लोग अनुपस्थित हैं, ऐसा एक बार हो चुका है, आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, उनकी डेथ हो गई थी राष्ट्रपति रहते हुए, तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति बने थे, और जब बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था तो आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह करके चीफ जस्टिस थे, वो बने थे, आपके राष्ट्रपति का पद उन्होंने ग्रहण किया था। तो ये सारी चीजें हो गई। अगले पे आते हैं। अगला आपका अनुच्छेद 58। ये जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति इतना बड़ा टॉपिक है कि केवल राष्ट्रपति से रिलेटेड बातें नहीं होंगी यहाँ पे, पूरा जो आपका केंद्र सरकार है उससे रिलेटेड सारे अनुच्छेद आने वाले हैं इसमें, प्लस जो प्रधानमंत्री उससे रिलेटेड। तो आप इसको देखते जाओ, आपके 2-3 टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अर्हताएं देख लेते हैं कि क्या क्या अर्हताएं हैं, मतलब योग्यताएं क्या क्या चाहिए आपको राष्ट्रपति बनने के लिए। तो एक तो भारत का नागरिक हो, ये तो सबके लिए है। हाँ, ये होता है कि भारत में क्या है, वो नागरिकता किसी भी प्रकार से आपने हासिल की हो, चाहे देशीकरण द्वारा, चाहे नॉर्मलाइजेशन द्वारा, जिस भी प्रकार से, बस नागरिक होने चाहिए। अमेरिका में क्या है, वो जन्म से नागरिक होना चाहिए तब राष्ट्रपति पद का। दूसरा 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो, और तीसरा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये 3 हो गए, प्लस किसी लाभ के पद पे ना हो, किसी और अदर जगह सदस्य ना हो, ये सब तो नॉर्मल योग्यताएं होंगी। तो मैंने योग्यताएं बता दी मैंने, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने हेतु योग्य हो। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, संविधान में केवल एक ही रीजन लिखा गया है कि राष्ट्रपति पे सिर्फ एक वजह से महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं संविधान के अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति पे यह आरोप लगता है कि इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है तो इन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। ये एक अर्धन्यायिक जो भी संसद के अंदर होती है या कहीं पे भी, न्यायालय के अलावा कहीं पे भी कोई प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक प्रक्रिया जैसे आपका स्पीकर भी अयोग्य ठहरा देता है सदस्यों को, है ना, संसद सदस्यों को अयोग्य ठहरा देगा, और तो वो भी अपने आप में एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो पहले ये था कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, अब कोर्ट ने ये चीज बोल दी है कि दुर्भावना के आधार पे या किसी अदर बेस पे आप कोर्ट आ सकते हो। शक्तियां, अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं।
तो पहला अनुच्छेद 74(1), अब ये देखो आपके प्रधानमंत्री से भी रिलेटेड है, मंत्रिपरिषद से। 74(1) आपका बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह अनुसार ही कार्य करेगा। इसके पहले इसकी भाषा ये नहीं थी। जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इंदिरा गांधी के समय में, उसमें क्या किया इन्होंने, डाल दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार ही कार्य करेगा। बहुत सारे कोर्ट केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है, उसके पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो अपने विवेक से काम कर सके। वो सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। फिर आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के आपकी सरकार आई जनता पार्टी की। कब आई? 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें उन्होंने 74(1) में जो 74(1) है उसमें एक चीज जोड़ दी कि राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य तो है, लेकिन वो ऐसी किसी सलाह को किसी विशेष मामले में एक बार पुनर्विचार हेतु, किसी विधायक को एक बार पुनर्विचार हेतु मंत्रिपरिषद को भेज सकता है। भेज सकता है। अगर मंत्रिपरिषद ने पुनः सेम विधायक को साधारण बहुमत से पारित करके फिर से भेज दिया तो वो फिर राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति देने के लिए बाध्य है, लेकिन एक बार पुनर्विचार हेतु वो राष्ट्रपति क्या है, भेज सकता है। इसी को बोलते हैं, राष्ट्रपति की ये पावर कहलाती है निलंबनकारी वीटो। अगले उस पे आते हैं। ये मैंने बता दिया। कार्यकारी शक्तियां देख लेते हैं, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं। तो अनुच्छेद जो 75 बोलता है आपका 75 कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। जिस दल को बहुमत प्राप्त है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो फिर ये राष्ट्रपति के विवेक पे है कि वो किसको आमंत्रण दे। फिर भी एक परंपराएं बनी हुई है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसको इनविटेशन मिलता है, या जो चुनाव पूर्व गठबंधन है, सबसे बड़ा गठबंधन है, उसको इनविटेशन मिलता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जिसमें उसको लगे स्थिर सरकार दे सकते हैं, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पे ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ये सारी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये सारी देख लो किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन, राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, इनकी नियुक्ति भी कौन, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद यूपीएससी के सदस्य और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ लेते हैं राज्यपाल के सामने, लेकिन नियुक्ति उनकी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और हटाने की भी शक्ति किसको है, हटाने की शक्ति आपको वही उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, उसी प्रकार के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति भी करते हैं। प्रशासक, अब ये क्या अंतर है, जो आपके पूर्ण राज्य हैं वहां पर राज्यपाल होता है, जो आपके 2 यूटी हैं दिल्ली और पुदुचेरी। तीसरा, जब मैंने बोला कि जब चुनाव होंगे तब आपके जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा, यहां पे आपके उपराज्यपाल होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, और जो और बाकी के राज्य हैं वहां पे आपके प्रशासक बोला जाता है। तो राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन, राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी आयोग हैं, एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, इसके बाद महिला आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, अल्पसंख्यकों से संबंधित आयोग हो गया, जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद, ये 2 संवैधानिक निकाय हैं, एक आपका वित्त आयोग और दूसरा है अंतरराज्यीय परिषद 263।
इन दोनों की नियुक्ति, इनके सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगले पे आ जाते हैं। विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां देख रहे हैं। विधायी मतलब कानून बनाने की शक्तियां, या संसद के अंदर राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं उसकी बात होती है। तो राष्ट्रपति, ध्यान रखना, संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। संसद में क्या क्या होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के संसद कंप्लीट नहीं होती है आपकी। पहली चीज हो गई। संसद का सत्र आहूत करना, आहूत करना मतलब बुलाना। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। सत्रावसान करने की, सत्र को एंड करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। एंड वो सारी शक्तियों का उपयोग जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, उसके कहने पे ही करता है। लेकिन ये सारे काम किसके? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो संसद के सत्र को बुलाना, सत्र का अवसान करना, लोकसभा को विघटित करना। यहां पे क्या होता है कि अगर किसी प्रधानमंत्री ने बहुमत अपना खो दिया है, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। फिर वो अपने हिसाब से या अपने विवेक से विघटन कर सकता है किसका? लोकसभा का। तो सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना। राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन सारे क्षेत्रों से संबंधित जितने हैं 12 सदस्य होते हैं, उनको नामांकित राज्यसभा में राष्ट्रपति कर सकते हैं। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के द्वारा जब भी सत्र न चल रहा हो, संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो, वहां पर राष्ट्रपति क्या है कि कोई भी जरूरी मामला आ गया जिस पे कानून चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का जो बल होता है वो कानून के बराबर ही होता है। अध्यादेश भी भूतलक्षी प्रभाव से जारी हो सकता है, मतलब कि आज अध्यादेश जारी हुआ लेकिन उसका प्रभाव पिछले टाइम से भी उसको कर सकते हैं। तो जो भी किसी कानून की शक्ति होती है, संसदीय कानून की, वही अध्यादेश की शक्ति होती है। अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 111 के द्वारा राष्ट्रपति के जब साइन हो जाए तभी कोई कानून बनता है ना, राष्ट्रपति के साइन। तो ये भी है। अगले पे आते हैं। राष्ट्रपति कौन कौन सी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपका, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेके कोई भी पीसीएस स्तर का है, उसके नीचे के जितने हैं, एसआई हो गया, वन दरोगा हो गया, एसएससी सीजीएल मेंस हो गया, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी, कोई भी एक रिपोर्ट पूछ लेगा, ये रिपोर्ट किसके पास भेजी जाती है। तो याद रखना, ये सारी रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति के पास जाती है, फिर राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाता है। तो पहला, वित्त आयोग जो भी अपनी सालाना रिपोर्ट बनाता है, या जो भी वित्त आयोग की रिपोर्ट होती है, वित्त आयोग हर 5 साल में नियुक्त होता है। जैसे अभी हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने, 15वां वित्त आयोग था, एनके सिंह की अध्यक्षता में। अनुच्छेद 280 बता ही चुका हूं मैं। तो 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है 2025 तक की। तो वो रिपोर्ट वित्त आयोग की संसद के पटल पर कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग सालाना अपनी रिपोर्ट देता है, यूपीएससी जिसको बोलते हैं। एससी एसटी या ओबीसी तथा अल्पसंख्यक आयोग जो होता है, वो भी अपनी रिपोर्ट कहां? राष्ट्रपति के पास देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको बोलते हैं सीबीसी, इसकी नियुक्ति हुई थी या इसका गठन हुआ था, केंद्रीय सतर्कता आयोग का संथानम कमेटी थी, उनकी सिफारिश पे हुई थी सीबीसी। ठीक है, इसी के अंदर में पहले बहुत सारे काम सीबीआई इसके अंदर के करती थी, ये मामले को रेफर करती थी। अब आते हैं केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी की नियुक्ति भी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन? राष्ट्रपति करता है। कैग का सबको पता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सारे अनुच्छेद आप लोग लिखते जाइए जहां पे भी उपयोग हो रहा है। ऑलमोस्ट बीच में जितने भी काम के अनुच्छेद हैं आपके, उसके 60 से 70%, एक तो 51 तक हो गए, 1 से लेकर 51 तक तो मैं करा ही चुका हूं। उसके अलावा जितने भी जरूरी होंगे 50 से 60% आपके इसी टॉपिक में आ जाने हैं। अगला आते हैं, ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिनको अगर आपको लाना है संसद के अंदर, तो उसको लाने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत। तो पहला विधेयक तो होता है राज्यों में परिवर्तन।
राज्य का चाहे सीमा में परिवर्तन हो या नए राज्य का निर्माण हो, इस सब में परिवर्तन अगर हो रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है उसके लिए। दूसरा आपका धन विधेयक, धन विधेयक भी लाना है आपको तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। हाँ, अगर धन विधेयक पारित हो गया तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो पुनर्विचार का एक अपवाद है कि राष्ट्रपति किस बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, तो वो है धन विधेयक। इस पे या तो सहमति देगा या रोक लेगा, दो ही चीज कर सकता है। ठीक, तो पहला अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण या जो भी पहले से स्थापित राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन। दूसरा अनुच्छेद 117A, अगर कोई धन विधेयक हो, 117(1) कोई धन विधेयक हो, इसी से ही रिलेटेड है कि अगर 117(3) में कि ऐसे विधेयक जिनमें यह प्रावधान हो कि भारत की संचित निधि से व्यय किया जाएगा, तो भारत की जो संचित निधि है उससे अगर व्यय का कोई प्रावधान हो तो वो आ जाते हैं ये प्रकार के विधेयक। तो उस विधेयक के लिए भी क्या, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। अनुच्छेद 274(1) क्या कहता है, कृषि आय, अगर कृषि आय की परिभाषा बदलनी हो तो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत है। और लास्ट क्या है, अनुच्छेद 304 ये क्या बोलता है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता अगर बाधित हो, व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले विधेयक भी आपको पहले राष्ट्रपति के पास ले जाने होंगे और फिर जब उसकी पूर्वानुमति मिल जाए तभी आप संसद में उसको क्या पुनर्स्थापित कर सकते हो। अगले पे आते हैं। अगला है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल भी देखिए सारे अधिकतर ऑलमोस्ट अनुच्छेद आपके यहाँ आ जाएंगे। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां सबको पता है, फिर से जान लो। 352 अनुच्छेद होता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ 3 ही वजहों से हो सकता है, एक युद्ध, बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। पहले इसमें आंतरिक अशांति थी, लेकिन इस आंतरिक अशांति का डायरेक्ट क्या है, बहुत अच्छे से कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, और इसी का प्रयोग करके 1975 में आपकी इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इस शब्द को 74वें संविधान संशोधन द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। अब उसको कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह हो, युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, इसके आधार पर क्या होगा, आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा है जिसको बोलते हैं राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, वो राज्यों में लगाया जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो क्या होता है, राज्यपाल एक रिपोर्ट भेजता है, उस रिपोर्ट पे के आधार पे क्या होता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। बहुत सारे राज्यों में आप लोगों ने सुना होगा कि राष्ट्रपति शासन पहले बहुत लगाया जाता था, अभी धीमे धीमे इसकी कम हो गई। अभी हाल ही में 3-4 साल के अंतर में 1-2 जगह लगाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वो सरकार को पुनर्जीवित कर दिया, राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया। तो इस तरीके से आपके अनुच्छेद 356 हो गया। 365 भी इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि केंद्र कुछ मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकता है, जैसे अल्पसंख्यकों या भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा हो गई, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा हो गई, संचार के साधनों की सुरक्षा हो गई। इन सब मामले में केंद्र क्या राज्यों को निर्देश देता है। अगर राज्य वो निर्देश को कार्यान्वित करने में विफल रहे तो राष्ट्रपति शासन इस बेस पे भी लग सकता है। ये आपका हो गया अनुच्छेद 365। पहले वाले में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने के अंदर क्या होगा, संसद से पारित कराना होगा इसको। किसी एक सदन द्वारा, अगर दोनों सदन नहीं है उसमें तो किसी एक सदन द्वारा उसको क्या करो, मंजूरी दिला दो, नहीं तो ये रद्द हो जाएगा। दूसरे अनुच्छेद में 2 महीने के अंदर, उसकी पहली बैठक से 2 महीने के अंदर। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 360। 360 क्या है, आपका वित्तीय आपातकाल। अभी तक इंडिया में लगा नहीं है। जब वित्तीय स्थिति इतनी ज्यादा चरमरा जाए कि राज्य या देश को वित्तीय आर्थिक संकट एकदम होता ना, अभूतपूर्व वित्तीय आर्थिक संकट का सामना करना पड़े, दिवालिया होने की कगार पर, तब ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, सबकी सैलरी, हर चीज प्रभावित होती है। राज्य के जो धन विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। राज्य अपना कोई भी नीति या कोई भी व्यय नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के या जो भी व्यय हो, जिनकी भी सैलरी हो, सब में कटौती की जा सकती है। तो वित्तीय आपातकाल अपने आप में बहुत व्यापक है। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, कि राष्ट्रपति को क्या क्या न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला,
राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। एक तो ये तो सबको पता ही है कि राष्ट्रपति सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट के, उनका ट्रांसफर भी राष्ट्रपति करते हैं, तो ये तो न्यायिक शक्ति है ही। अगली 143 होती परामर्श प्राप्त करने की शक्ति, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति। तो ऐसा कोई मामला जिसमें विधि का प्रश्न निहित हो, राष्ट्रपति को सलाह लेनी जरूरी है। राष्ट्रपति को लगता है ये मामला जाके आगे सुप्रीम कोर्ट में ये लटक सकता है, या इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लग सकती है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, पहले ही सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को वो अपना प्रश्न भेजते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने या ना देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकते। सेम राष्ट्रपति है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो परामर्श दिया वो राष्ट्रपति मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं। लेकिन अनुच्छेद 143 क्या करता है, राष्ट्रपति परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। एक बार ये परामर्श प्राप्त किया, बेरूबारी संघवाद, अगर लोगों ने सुना हो, बेरूबारी संघवाद, ये एक भारतीय टेरिटरी थी, इसको पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जा रहा था, बंगाल के आसपास थी, तो वहां पे बवाल होने लगा कि इसको पाकिस्तान को क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, ये वो, तो एक संधि टाइप की हो रही थी। तो फिर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछा था कि क्या इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भारतीय क्षेत्र है उसको अगर किसी दूसरे क्षेत्र को आपको दूसरे देश को ट्रांसफर करना है तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको संविधान संशोधन 368 के तहत करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो जब उन्होंने दिया फिर संशोधन हुआ, इसके बाद बेरूबारी संघ आपका ट्रांसफर किया गया। अगले पे आते हैं। न्यायिक शक्ति एक हो गई। दूसरी है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला राष्ट्रपति के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसमें वो अपने विवेक से निर्णय ले। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह पे करते हैं। ठीक है, तो क्षमादान की शक्ति में क्या है, 5 प्रकार की शक्तियां आती हैं, मैं बता दे रहा हूं 1 बाय 1। पहली होती है क्षमा करना। पहले तो इसका अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में है आपकी क्षमादान की शक्तियां। क्षमा करना, क्षमा करने में क्या होता है आपका, अपराध प्लस दंड दोनों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब ये माना जाता है कि आपने वो अपराध किया ही नहीं, अगर राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो आपको अपराध प्लस दंड दोनों से मुक्ति मिल गई। दूसरा होता है लघुकरण। इसमें क्या होता है, प्रकृति बदल देते हैं, जो आपकी सजा है ना, दंड की प्रकृति, दंड की प्रकृति क्या कर देंगे, बदल देते हैं। क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर आपको सजा, किसी को सजा मृत्युदंड मिली है, मृत्युदंड को चेंज करके किसमें बोल देंगे, आजीवन कारावास में। अगर किसी को सजा मिली है सश्रम कारावास की, श्रम के साथ कारावास करना पड़े, तो उसको बदल सकते हैं नॉर्मल में, सामान्य कारावास में। इस प्रकार से ये दूसरी हो गई आपकी लघुकरण की शक्ति। तीसरी आते हैं, तीसरी शक्ति होती है आपकी परिहार। परिहार क्या होती है, परिहार में होता है आपका कि उसकी प्रकृति नहीं बदलते हैं, प्रकृति नहीं बदलते हैं, उसमें केवल दंड कम कर देते हैं, दंड कम करते हैं। कैसे कि अगर किसी को 10 साल की सजा मिली तो उसको क्या कर देंगे, 7 साल। इस प्रकार से बिना प्रकृति बदले हुए सजा में कमी कर देते। चौथी हो गई विराम। विराम में क्या होता है, विराम में होता है आपका कि किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई विकलांग हो गया या फिर कोई महिला गर्भवती है, गर्भावस्था, तो इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, कुछ समय के लिए सजा पे रोक लगा देते हैं, विराम दे देते हैं, या फिर कम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अगली कौन सी है आपकी, प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है,
प्रविलंबन भी ऐसी विराम से ही रिलेटेड है कि कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, उसमें राष्ट्रपति क्या है, सभा पे कुछ सजा पे कुछ समय के लिए विराम दे देते हैं या रोक देते हैं। जैसे कि परिस्थिति कौन सी हो सकती है? परिस्थिति हो सकती है प्रविलंबन। परिस्थिति हो सकती है किसी को मृत्युदंड की सजा मिली हो, मृत्युदंड, लेकिन उसकी याचिका जो है, दया याचिका, वो लंबित हो। तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति कुछ समय के लिए उस सजा को क्या रोक सकते हैं। अगले पे आते हैं। ये क्षमादान की सारी शक्तियां बता दी, अनुच्छेद भी बता दिया क्या है। अब राष्ट्रपति की कुछ वीटो पावर देख लेते हैं। कौन कौन सी वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास? तो मैं बोला राष्ट्रपति, इंडियन जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती है। पहली वीटो पावर होती है आपकी अत्यांतिक वीटो, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक ऐसा हो, उसको राष्ट्रपति अगर अपनी अनुमति ना देना चाहे तो उसको अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, ना उसको वापस करते हैं और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और ना ही उसको क्या करते हैं, अपना अस्वीकार करते हैं। अपने पास सुरक्षित रख लिया तो विधेयक क्या होता है, अपने आप ही निरस्त हो जाता है। ये एक बार किया था पेप्सू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पेप्सू से रिलेटेड विधेयक आया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको क्या अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तो ये हो गया, 1954 में हुआ था। अगला आते हैं निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो पावर। इसकी मैंने अभी चर्चा कर ही ली थी, 74(1) में इसको डाला गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ के। तो सेम चीज है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को जब पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो का उन्होंने प्रयोग किया। ऐसा इन्होंने किसने किया था? ऐसा 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो एक विधेयक आया था लाभ का पद लेके, जो आपकी जया बच्चन थी, वो राज्यसभा की सदस्य थी और वो साथ में एक यूपी में कोई फिल्म से रिलेटेड कोई संस्था थी, उसकी भी अध्यक्ष थी। तो इन पे लाभ के पद का आरोप लगा और इनकी सदस्यता चली गई। उसके चक्कर में फिर ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो लेके आई थी ये लाभ का पद विधेयक। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे पद डिसाइड कर दिए थे जिनको लाभ का पद ना माना जाए, जैसे मंत्री हो गया आपका राज्य में या केंद्र में हो गया, सांसद विधेयक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कुछ संवैधानिक पदों को लाभ के पद से हटा दिया गया था। तो उस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया, एक बार पुनर्विचार के लिए उसको भेजा था, लेकिन बाद में फिर से वही संसद ने वही विधेयक फिर से सामान्य बहुमत से पारित करके भेज दिया। तो फिर उनकी मजबूरी थी, उनको अपनी सहमति देनी पड़ी। अब आते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? इसको बोलते हैं जेबी वीटो। किसी चीज को अपनी पॉकेट में रख लो, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है। क्या है कि संविधान में या किसी भी कानून में ये जिक्र नहीं है कि किसी भी विधेयक पे अपनी सहमति देने के लिए कितने समय के अंदर सहमति दे राष्ट्रपति, किसी समय का जिक्र नहीं है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, सहमति देता भी नहीं है, लौटाता भी नहीं है और उसको असहमत भी नहीं करता है कि उसको बोल दे कि नहीं हम सहमति नहीं दे रहे। उसको अपने पास एक प्रकार से बहुत लंबे समय तक क्या लंबित करके रख लेते हैं। तो वो क्या होता है, कानून नहीं बन पाता उस टाइम। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि ना तो सहमति देता है, ना ही अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है। अनिश्चित काल के लिए वो विधेयक लंबित हो जाता है, लंबित बना रहता है। जो पहला वाला मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का मेनली यूज होता है कि जब कोई लोकसभा आपकी, किसी एक लोकसभा ने पारित किया, फिर क्या हुआ, लोकसभा विघटित हो गई, अगला चुनाव हुआ, कोई और सरकार आई, उस मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि इस विधेयक को क्या करो, सहमति ना दो, तब राष्ट्रपति पहले वाले एब्सोल्यूट वीटो का यूज करता है। दूसरा वो यूज करता है कि जब कोई निजी विधेयक हो वो पारित हो जाए। निजी विधेयक मतलब चाहे वो सरकार का आदमी हो चाहे विपक्ष का सांसद हो, बस वो मंत्री नहीं होना चाहिए। जो विधेयक मंत्री लाता है उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक। मंत्री लाएगा तो सरकारी विधेयक, और मंत्री नहीं लाएगा तो वो निजी विधेयक हो जाता है। तो या तो निजी विधेयक हो
और या फिर कोई मंत्रिपरिषद, नई मंत्रिपरिषद है जो राष्ट्रपति को मना करे कि इस पर सहमति नहीं देना हो, तभी एब्सोल्यूट वीटो का यूज होता है। अगला आ जाते हैं। अगला है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। अनुच्छेद 123 क्या हुआ था, 1861 का जो आपका अधिनियम आया था जब अंग्रेज यहाँ पे थे, उस अधिनियम में जो आपका गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। क्या होता है, कानून बनाने की शक्ति मेनली क्या है, विधानमंडल की, संसद हो या विधानसभा हो, उनकी होती है कानून बनाने की शक्ति। अब संसद अपने सत्र में चल ही नहीं रही हो या किसी वजह से डिले हो रहा हो, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में, और बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा हो तो उस पर कानून बनाना है, तो वहां पे क्या हुआ, गवर्नर जनरल को एक शक्ति दी गई कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी होगा तो उसका बल भी कानून की तरह ही होता है। सेम चीज अभी तक चली आ रही कि अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश को कब, इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि जब दोनों में से कोई भी सदन सत्र में ना हो, उस अवधि में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने के बाद जो सदन की पहली बैठक हो उसके 6 सप्ताह के अंदर आपका यह अध्यादेश पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगले उस पे आते हैं पॉइंट पे। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को और प्राप्त हैं। 240 के अंतर्गत जो 4 आपके यूटी हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और एक अभी इसका दोनों को मिला के बना दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो दादर, नगर हवेली और दमन दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन तीनों का, अभी 3 है, पहले 4 थे, इन तीनों का प्रशासन राष्ट्रपति करता है। इसके लिए नियम बनाना, विनियम बनाना, ये सारे काम राष्ट्रपति। हालांकि इसके लिए भी आपका जो होम मिनिस्ट्री होता है उसके अंदर एक विभाग होता है, वहां से इसका प्रशासन होता है, लेकिन राष्ट्रपति के अंदर में काम आते हैं। अगले पे आते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये इंदिरा गांधी लेके आई थी 1971 में शायद। उसमें क्या हुआ था, इसमें बोला था कि जो भी संविधान संशोधन विधेयक हैं उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। मतलब उस पर वो मना कर ही नहीं सकते हैं, ना पॉकेट वीटो आजमा सकते हैं, ना कुछ। उनको क्या करना है, वो सहमति देना ही एकमात्र रास्ता है। कौन सा, संविधान संशोधन विधेयक पर। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जो भी फैक्ट और भी कुछ चीजें बच रही तो मैंने सारी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बता दी। अब 361 अनुच्छेद 361 उन मुक्तियां प्रदान करता है कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है उस पर ना कोई क्रिमिनल केस हो सकता है, ना कोई सिविल कोर्ट केस भी दायर कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें, गवाह बनने के लिए पेश नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारी इम्यूनिटी मिली हुई होती है किसको, राष्ट्रपति को। और 361A 361A के द्वारा किसको, राज्यपाल को मिली होती है। सेम उन्मुक्ति राज्यपाल को मिली होती है 361A के तहत। अगले पे आते हैं। अब राष्ट्रपति, यहाँ पे आपके राष्ट्रपति के से रिलेटेड जो भी जानकारी थी, कौन कौन सी रिपोर्टें राष्ट्रपति के पास पेश की जाती हैं, किसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत होती है, क्या कार्यकारी शक्तियां, क्या विधायक शक्तियां, क्या न्यायिक शक्तियां, क्या वीटो, कौन कौन से अनुच्छेद यूज होते हैं, मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोग को बता चुका हूँ। राष्ट्रपति जो टॉपिक मैं बोला कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं था, केंद्र था, क्योंकि जितनी भी नियुक्ति करेगा, अभी आएगा, राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्ति करता है खुद से तो करता नहीं, तो वो सारी नियुक्तियों के लिए परामर्श कौन देगा, पीएम या मंत्रिमंडल। तो पीएम का भी बहुत सारा पार्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अगला आ जाते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद आपको पता है, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया। अमेरिकी में उपराष्ट्रपति क्या होता है, जो सीनेट होता है उसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो वहां से सेम पद ले लिया गया। और यहाँ पे भी उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है, राज्यसभा का। अनुच्छेद 63 बोलता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 याद रखिए। इसके लिए अर्हताएं वही बोले, 35 साल की उम्र पूरी हो गई हो, वहां पे लोकसभा के लिए अर्ह होना चाहिए था, और यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति जो आपके। तो राज्यसभा का सदस्य भारत का नागरिक हो, प्लस 35 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, ये सारी चीजें हो जाएं तो आपका उपराष्ट्रपति। नामांकन, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए 20 अनुमोदक चाहिए और 20 प्रस्तावक। वहां पे कितने चाहिए थे, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। ये अनुमोदक कौन हो सकते हैं, जो इनके निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अलग होता है, इसमें केवल दोनों सदनों के, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य,
निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में, चाहे वो नामांकित सदस्य हो और चाहे वो आपके निर्वाचित सदस्य हो। सारे सदस्य लोकसभा प्लस राज्यसभा के भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। और इसमें कौन भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभाओं के, जो राज्य की विधानसभा हैं उनके चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। तो ये निर्वाचक मंडल अलग हो गया इनका। अब इनको हटाया कैसे जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आपका 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस एक प्रस्ताव के रूप में आता है कि हम आपको हटाने जा रहे हैं, 14 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया। इसके बाद 14 दिन बाद प्रस्ताव लेके आए। वो प्रस्ताव क्या होना चाहिए? राज्यसभा से जो प्रभावी बहुमत है उसके द्वारा पारित होना चाहिए। प्रभावी बहुमत क्या होता है? राज्यसभा की संख्या है जैसे 250, तो प्रभावी बहुमत होना चाहिए 250/2 + 1, ये होता है प्रभावी बहुमत। यानी कि 125 + 1, 126 चाहिए सांसद, तब जाके इनको हटाया जाए। जो टोटल संख्या होती है उसका आधा प्लस 1। दूसरा, लोकसभा की सहमति चाहिए इसके लिए। लोकसभा की सहमति का मतलब हुआ कि लोकसभा में जितने भी प्रेजेंट हैं उनका एक बहुमत होना चाहिए। अगर 50 सदस्य भी प्रेजेंट हैं तो 50 सदस्य में से 26 सदस्य अगर बोल देंगे तो ये सहमति मान ली जाती है। इनका कार्य क्या होता है? कार्य मैंने बता दिया। जो सीनेट के सभापति का कार्य होता है अमेरिका में, वही के इनका कार्य होता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इन्हीं के रूप में इनको वेतन भी मिलता है। हाँ, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, उनकी मृत्यु हो गई हो, पद खाली हो, तो ये राष्ट्रपति का काम करते हैं। और राष्ट्रपति का काम करते टाइम इन्हें सारी सुविधाएं, भत्ते, वेतन सब राष्ट्रपति वाले मिलते हैं। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति। अगला आते हैं प्रधानमंत्री पे आ जाते हैं। संघ में राष्ट्रपति आपके हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे प्रधानमंत्री होते हैं आपके। अनुच्छेद 75 आपका बोलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। तो अनुच्छेद 75 हो गया। अब जो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति आपका क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक प्रमुख। प्रधानमंत्री आपका वास्तविक प्रमुख हो गया। कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिनका प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री पद पे जो व्यक्ति है वो उसका अध्यक्ष होगा। कुछ समितियां भी होती हैं और कुछ विभाग भी होते हैं। तो पहले समितियां देख लेते हैं। नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, अभी नीति आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं, उपाध्यक्ष कोई भी हो सकता है। राष्ट्रीय एकता परिषद, अभी जब आप परिषद पढ़ोगे तो ये देखोगे सबसे ज्यादा सदस्य इसी में ही होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद अलग अलग विभाग के, समाज सेवा से, पत्रकारिता से बहुत सारे सदस्य होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? पीएम होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद 263, इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम होते हैं। अब जो मैंने बोला कि कुछ विभाग होते हैं जो पीएम के पास ही होते हैं, उसके अध्यक्ष पीएम ही होते हैं। जैसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति हो गई, इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम रहते हैं क्योंकि नियुक्तियां सारी यहीं से ही होनी है। इसके बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग होता है। ये अधिकतर राज्य है आपका तो सीएम के पास रहता है विभाग, और केंद्र है तो पीएम के पास रहेगा। फिर आएगा परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग जो है आपका, वो भी आपका किसके पास रहेगा? पीएम के पास रहेगा। और आखिरी विभाग जो है आपका अंतरिक्ष विभाग। ये दो विभाग जो होते हैं आपके वो पीएम के पास ही रहते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष विभाग भी पीएम के पास है और परमाणु ऊर्जा। अगला आ जाते हैं। अगला है, पीएम को बोला जाता है निचले सदन का नेता या लोकसभा का नेता, क्योंकि लोकसभा के द्वारा ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है, लोकसभा में ही विश्वास मत शामिल करना होता है। इसके बाद पीएम को निचले सदन का नेता बोला जाता है या लोकसभा का नेता। अब पीएम क्या और क्या काम करता है? पीएम नियुक्तियों हेतु किसको? राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो जो मैंने सारी नियुक्तियां वहां पे बताई थी, कौन कौन सी? सीबीसी की, कैग की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, जो आपके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, ये सारी नियुक्तियों के संबंध में कौन सलाह देता है? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। तो ये नियुक्तियों हेतु राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में। इसमें क्या किया था? पहले क्या होता था कि ये पद जो होते थे आपको प्रसाद पर्यंत बांट दिए जाते थे,
कितने भी मंत्री बना दो, कितने भी पद बांट दो, उनको वो सुविधाएं मिल जाती है। फिर इन्होंने एक लिमिट लगा दी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, लोकसभा राज्य है तो राज्य में विधानसभा और केंद्र है तो केंद्र में लोकसभा, इसके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका 2003 में अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। सेम आपका राज्य में विधानसभा है, और दिल्ली में आपका 10% से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए दिल्ली में 7 मंत्री होते हैं। अगला आते हैं, अगला है मंत्रिमंडलीय समितियां। ये आखिरी टॉपिक है हमारा इसका। तो मंत्रिमंडलीय समितियां देख लेते हैं। क्या होता है कि मंत्री परिषद होती है, उसका काम बड़ा कठिन होता है, पूरा देश चलाना, हर प्रकार के मामले देखना। तो इनके कामों के बोझ को कम करने के लिए, कि इनके काम का बोझ थोड़ा कम हो, प्लस डिसीजन मेकिंग में एक सामूहिकता है, तो इसके लिए क्या कुछ कमेटियां बना देंगे, प्रमुख प्रमुख मामलों को देखने के लिए कुछ कमेटी हो। तो ये एक व्यक्ति थे एन गोपालास्वामी अयंगर, ये आपके संविधान सभा के भी सदस्य थे, एन गोपालास्वामी अयंगर। तो 1949 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी और उसमें सिफारिश की कि कुछ कमेटियां होनी चाहिए। तो पहली समिति जो है पॉलिटिकल अफेयर्स, देख लेते हैं, राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। पहली बात तो याद रखना, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है। मंत्रिमंडल को बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट में क्या आता है, जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनके मंत्री आते हैं, जैसे गृह, रक्षा, विदेश, वित्त, ये सारे आते हैं मेन मंत्री। जो टॉप 10 मंत्रालय होते हैं वही मेन डिसीजन लेते हैं, इनको बोलते हैं मंत्रिमंडल, कैबिनेट। मंत्री परिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं, जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। सबसे, इसको सुपर कैबिनेट बोला जाता है, सबसे शक्तिशाली समिति होती है ये राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं, गृह मंत्री भी सदस्य होते हैं, रक्षा मंत्री भी होते हैं, विदेश मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, आंतरिक विकास, जो देश का इंटरनल विकास है उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हो, या अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित या घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हो, उन सभी पे कौन लेता है निर्णय, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इसको सुपर कैबिनेट बोला जाता है। अगला आते हैं, अगला है दूसरी कमेटी, टोटल 4 कमेटियां हैं। दूसरी कमेटी देख लो, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। प्रधानमंत्री, टोटल 3 कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। चौथी कमेटी जो आपकी होती है संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय कमेटी, उसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्ष भी पीएम होंगे। सदस्य इसके कौन से हैं, वित्त मंत्री होंगे, उद्योग मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। काम क्या होगा, आर्थिक नीतियों से संबंधित निर्णय लेना। जो भी आर्थिक नीतियां हैं देश में, जैसे देखा होगा एमएसपी की जो घोषणा करता है वो करती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी। हाँ, सिर्फ किसकी सिफारिश पे करता है, तो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, CACP, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे भी निर्णय, कोई भी मैन नियुक्ति भी होना हो तो भी ये करेंगे। तो इस प्रकार से इनकी आर्थिक नीतियों संबंधित निर्णय कौन लेगा, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति। अगला देख लेते हैं, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। ये जितनी भी आपकी मेन नियुक्ति होती है, CBI प्रमुख, CIC प्रमुख, जो मैंने बताया, महाधिवक्ता, जितने भी वो पद हैं जो बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव वाले हैं, वो सारे पदों पर नियुक्ति कहां से होती है, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति करती है। इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, पीएम होते हैं। सदस्य में कौन होते हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, और जिस विभाग से संबंधित नियुक्ति होनी हो उस विभाग के संबंधित मंत्री। इस प्रकार से ये नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति होगी। आखिरी की मैं पहले बता चुका हूं, फिर से सुन लो कि संसदीय कार्य समिति होती है। इसमें कौन होता है, अध्यक्ष, गृह मंत्री, ये ही एकमात्र जो होती है कमेटी।
उसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, बाकी सबके पीएम होते हैं। इसके सदस्य में सूचना तथा प्रसारण मंत्री होते हैं, श्रम मंत्री भी होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी होते हैं और विधि मंत्री। ये सारे मंत्री और भी एक दो जो सदस्य हैं, उसमें सदस्य प्रधानमंत्री के विवेक पे भी डिपेंड होता है। वो कुछ सदस्यों को इनवाइट कर सकते हैं, कुछ सदस्यों को अस्थायी रख सकते हैं, तो ये उनके विवेक पे। और इनका मेन काम क्या है कि विधायकों को पारित होने में जो भी कठिनाइयां उनको दूर करें, विधायकों में जो विधेयक हैं, विधेयकों में जो भी प्रॉब्लम है उसको भी दूर करें। तो मेनली इनका काम क्या है, विधेयकों को पारित होने में कठिनाइयों को दूर करना। तो यहाँ पे आपकी सारी समितियां भी समाप्त हो गई और आज का लेक्चर आपका पूरा हुआ है ना। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे आने और जो भी आपके पार्ट हैं, संघ हो गया, अब राज्य आएगा, राज्य कार्यपालिका आएगी, उसमें राज्यपाल आएंगे, सीएम आएंगे, इसके बाद जुडिशियरी आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही उसमें, क्योंकि अब आने वाले टॉपिक काफी छोटे छोटे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक में काफी सारी चीजें आ जाएं। मुश्किल से 3 से 4 क्लास और लगेगी, आपकी पॉलिटी ऑलमोस्ट क्लब हो जाएगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।